जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में चुनाव होना बहुत ही स्वाभाविक है। परंतु चुनाव जो होना चाहिए वो पूरी तरीके से निष्पक्ष होना चाहिए, तभी लोकतंत्र की मर्यादा बनी रहती है। इसी मुद्दों को लेकर के अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए एक बहुत ही बेहतरीन टिप्पणी की और उसी टिप्पणी को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं कि चुनाव आयोग और उसकी निष्पक्षता कैसे एक प्रकार से मजबूत होनी चाहिए एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। तो आइए देखते हैं कि यह मुद्दा है क्या और यह मुद्दा हमारे लिए कहां कहां पर जरूरी है। अगर हम बात करें इस टॉपिक की तो प्री में ये जो मुद्दा है ये आपके जीएस पेपर फर्स्ट में काम आएगा, जिसमें पॉलिटी के एमसीक्यू आते हैं। और अगर हम मेंस की बात करें तो मेन एग्जाम में अगर हम देखें तो ये जीएस पेपर 2 जो टॉपिक है पॉलिटी गवर्नेंस से रिलेटेड, उसमें आपका आएगा। और हम लोग इस टॉपिक के पढ़ने के बाद लास्ट में एक एमसीक्यू भी देखेंगे और उसके साथ साथ मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये मुद्दा है क्या और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बातें कही हैं। अगर हम बात करें इस मुद्दे की तो मुद्दा यह है कि जो चुनाव आयोग है, हमारा इलेक्शन कमीशन है, उसकी नियुक्ति का जो तरीका है उसी तरीकों को लेकर के एक प्रश्न चिन्ह उठा है। 2023 में भारत सरकार ने एक कानून बनाया था। उस कानून का नाम था मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यानी इसको इंग्लिश में हम शॉर्ट में सीईसी भी बोल देते हैं, यानी चीफ इलेक्शन कमीशन। अन्य न्यायायुक्त, इसको हम नॉर्मली ईसी भी बोल देते हैं, यानी इलेक्शन कमिश्नर बोल देते हैं। इनकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट सर्विस से रिलेटेड, इनके टेन्योर से रिलेटेड यह बिल आया था 2023 में। और इसी बिल में एक प्रावधान था जिसमें अगर हमको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करनी है तो इसमें एक 3 मेंबर की बॉडी होगी और ये जो 3 मेंबर की बॉडी होगी ये लोग सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपॉइंट कर देंगे। अब ये 3 मेंबर कौन कौन होंगे? तो एक व्यक्ति हैं हमारे प्रधानमंत्री, जो इस बॉडी के हेड के रूप में भी काम करेंगे। दूसरे व्यक्ति होंगे, आप कह सकते हो, लोकसभा अपोजिशन के लीडर, यानी विपक्ष के नेता लोकसभा में। और तीसरा जो व्यक्ति होगा वो व्यक्ति होगा पीएम के द्वारा नामित कोई भी मिनिस्टर, ठीक है ना। अब सारा जो दिक्कत है ये यहीं से शुरू हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अगर हम इस पॉइंट को बहुत ही निष्पक्ष तरीके से देखें तो हम देखने को पाएंगे कि ये भी सरकार के व्यक्ति हैं और ये जो मिनिस्टर हैं ये भी सरकार के व्यक्ति हैं। तो अगर हम देखें तो यहां पर 2 लोग एक तरफ हो गए और लोकसभा के अपोजिशन के लीडर वो एक तरफ हो गए। तो इस प्रकार से, और सरकार के जो व्यक्ति हैं यानी मिनिस्टर और पीएम ये हमेशा एक ही पक्ष में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनावी प्रक्रिया है ये कहीं ना कहीं इसकी जो निष्पक्षता है इस पर एक प्रश्न चिन्ह उठता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी मुद्दे को लेकर के एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह उठाया है और इलेक्शन कमीशन के बारे में यह टिप्पणी की है कि निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष होना ही नहीं है, निष्पक्ष तो होना ही है, साथ साथ में उसको निष्पक्ष दिखना भी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है इस फॉर्मूले को देख करके यह लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। और इसी मुद्दे को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं, देखते हैं कि आखिर यह मुद्दा है क्या। देखिए, इसके लिए हमें एक आर्टिकल देखना पड़ेगा और वो आर्टिकल है आर्टिकल 324 सब क्लॉज 2। अब अगर हम बात करें कि आर्टिकल 324 सब क्लॉज 2 तो इसमें है क्या, तो यह बताता है कि हमारे यहां जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इनकी अपॉइंटमेंट होगी कैसे। तो आर्टिकल 324(2) यह कहता है कि सीईसी को राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे। परंतु यहां पर एक शर्त है कि राष्ट्रपति के द्वारा यह जो अपॉइंटमेंट होगा यह पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी लॉ के अधीन होगा, ठीक है। अर्थात अगर पार्लियामेंट कानून बना करके कोई प्रक्रिया तय कर देती है तो राष्ट्रपति को उस प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। और पार्लियामेंट ने 2023 में यह कानून बना दिया कि प्रक्रिया यह होगी कि 3 मेंबर की कमेटी होगी जिसमें पीएम होंगे, लोकसभा के अपोजिशन लीडर होंगे और एक पीएम के द्वारा नामित मंत्री होंगे। इन 3 लोगों की सिफारिश पर राष्ट्रपति चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे। यही मेन मुद्दा था और इसी कानून की जो वैधानिकता है इस पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया था, ठीक है। अब देखते हैं कि आखिर में क्या हमारे यहां यह प्रक्रिया पहले से ही चली आ रही है या इस प्रक्रिया का कोई इतिहास भी है। तो देखिए, अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 2023 से पहले की जो प्रक्रिया है वो कुछ इस प्रकार है कि
सामान्यतः संसद के द्वारा हर मुद्दे पर किसी पर जहां पर भी कोई पॉइंट अगर तय नहीं होता तो पार्लियामेंट उस पर कानून बना करके स्थिति को स्पष्ट कर देती है। परंतु यहां पर आर्टिकल 324 सब क्लॉज 2 के मामले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कैसे होगी, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं थी और इसलिए सामान्यतः प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लॉ मिनिस्ट्री के साथ साथ कंसल्ट करते थे और एक व्यक्ति नामित कर देते थे और वो व्यक्ति को जैसे ही रिकमेंड करते थे राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को अपॉइंट कर देते थे ऐसे सीईसी के रूप में। लेकिन इस प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो एक समस्या है और वो समस्या ये है कि यहां पर चुनाव आयोग के अध्यक्ष की या चेयरमैन की जो नियुक्ति है वो पूरी तरीके से सरकार के ऊपर है। अब तमाम पार्टियों ने यह कहा कि सरकार अपने मनपसंद व्यक्ति को निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपॉइंट करती है, तो यहां पर एक प्रश्न यह बढ़ता है तो फिर चुनाव आयोग निष्पक्ष कैसे हुआ। अन्य भी मामले में अगर हम देखें तो चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है वहां पर एक दो प्रश्न आते हैं। जैसे अगर आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हो तो सुप्रीम कोर्ट में हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो वेतन भत्ते होते हैं वो भी संचित निधि पर भारित होते हैं, अर्थात वो जो पैसा है वो जाना ही जाना है, उसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता और इसके साथ साथ उनका जो वेतन जाएगा उस पर कोई भी वोटिंग नहीं की जा सकती। परंतु निर्वाचन आयोग के मामले में ऐसा नहीं है। निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष हैं यानी चेयरपर्सन है, उनकी जो वेतन है वो संचित निधि पर भारित नहीं है और इसी वजह से आप कह सकते हो कि जो अन्य पार्टियां हैं जो सीधे सीधे ये प्रश्न चिन्ह उठाती हैं कि क्या हमारा जो निर्वाचन आयोग है ये निष्पक्ष है कि नहीं है, और अगर निष्पक्ष नहीं है तो लोकतंत्र भी कमजोर हो जाएगा। तो इसी को लेकर के ये जो प्रक्रिया जो पहले चलती थी 2023 से पहले कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो पीएम के साथ आप कह सकते हो कि एडवाइस लेते थे, पीएम एडवाइस लेते थे और एक व्यक्ति को भेज देते थे राष्ट्रपति के नाम पर, राष्ट्रपति के पास, और अपॉइंटमेंट हो जाती थी। इसको लेकर के एक कोर्ट केस में चैलेंज किया गया था और उस केस का नाम है अनूप बर्नवाल का केस और ये बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो लैंडमार्क जजमेंट था अगर देखा जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर के। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर के जो अनूप बर्नवाल का केस था, इस केस में आखिर में हुआ क्या था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रश्न चिन्ह उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो पहले की प्रक्रिया है जिसमें सरकार सीईसी को अपॉइंट कर रही है, हम उस प्रक्रिया को रद्द करते हैं और एक नई प्रक्रिया सजेस्ट करते हैं और इसी नई प्रक्रिया के माध्यम से जो नए निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष होंगे उनको अपॉइंट किया जाएगा। अब इस नए प्रक्रिया में कौन कौन से लोग शामिल थे, तो इस नई प्रक्रिया में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इसमें एक तो होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर, दूसरे होंगे लोकसभा के अपोजिशन लीडर और तीसरे होंगे हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश। अब इसमें कुछ सिस्टम ऐसे बन जाएगा कि एक सरकार के पक्ष में, दूसरा एक सरकार के विपक्ष का व्यक्ति और तीसरे जो होंगे वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और ये पूरी तरीके से निष्पक्ष होंगे। और निष्पक्ष व्यक्ति अगर देखा जाए तो डिसीजन लेगा तो निर्णय भी निष्पक्ष ही आएगा। और इसी बात को इसी मामले में अगर देखा जाए तो जो दया ठाकुर का मामला है, नया जो मामला जो 2023 में आया है, उसमें यह प्रश्न चिन्ह उठाया गया है। अर्थात अगर शॉर्ट में हम देखें तो आप कह सकते हो कि 2023 से पहले सरकार का इन्वॉल्वमेंट सीईसी के अपॉइंट में ज्यादा था। 2023 में अनूप बर्नवाल का केस आया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस प्रक्रिया को रोक लगा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबर की नई कमेटी सिफारिश की। अब इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने स्वयं को अपने आप को रख लिया। अब इसको लेकर के जो केंद्र सरकार थी वो सहमत नहीं थी। केंद्र सरकार का तर्क यह था कि अगर हम भारतीय संविधान का आर्टिकल 50 देखें तो यह साफ साफ कहता है कि कार्यपालिका और जो हमारी न्यायपालिका है उन दोनों को सेपरेट होना चाहिए। और यहां पर निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में अगर देखा जाए तो चीफ जस्टिस यानी एक जुडिशियल पर्सन का आना कहीं ना कहीं कार्यपालिका के मामले में न्यायपालिका का हस्तक्षेप माना गया। और इसी मुद्दे को यानी इस जो जजमेंट था, इस जजमेंट को तोड़ने के लिए या कमजोर करने के लिए या पलटने के लिए या नल एंड वाइड करने के लिए, स्टक डाउन करने के लिए आप कह सकते हो कि भारत सरकार ने 2023 का अधिनियम बनाया। 2023 के अधिनियम ने भारत सरकार ने यह जो प्रक्रिया थी इसको चेंज कर दी और इस प्रक्रिया में भारत सरकार ने एक नए व्यक्ति को जोड़ दिया। भारत सरकार ने संसद के द्वारा कानून बना करके जो सीईसी के अपॉइंटमेंट में जो कमेटी थी उसमें पीएम को तो शामिल रखा, लोकसभा अपोजिशन लीडर को भी शामिल रखा, परंतु ये जो सीजेआई है, सीजेआई के पद को इन्होंने रिप्लेस कर दिया और यहां पर कर दिया कि जो तीसरा व्यक्ति होगा वो पीएम के द्वारा नामित कोई भी मिनिस्टर होगा। अब यहां पर जो समस्या है, यहीं पर जो
2023 का कानून है, उस 2023 के कानून को चैलेंज किया गया। 2023 के कानून को चैलेंज किया गया जया ठाकुर के मामले में, और इसी मामले में, इसी 2023 की सुनवाई करते के दौरान जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के 2 जज हैं, उन्होंने ये टिप्पणी कही कि ये जो तीसरा व्यक्ति है, यह व्यक्ति न्यूट्रल होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फॉर्मूला बताया था उसमें तीसरा पर्सन सीजेआई न्यूट्रल था, लेकिन सरकार के 2023 के अधिनियम में जो तीसरा व्यक्ति है वो सरकार का ही स्वयं का बंदा है और वो न्यूट्रल नहीं है। इसलिए ये तो हमेशा 2:1 का रेशियो हो जाएगा, जो कभी भी एक स्वस्थ लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं होगा। और इसी पर यह टिप्पणी की गई कि चुनाव आयोग को सिर्फ निष्पक्ष होना ही नहीं है, साथ साथ निष्पक्ष दिखना भी है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये जो पूरा मुद्दा रहा, जिसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड से लेकर के अगर देखा जाए तो प्रेजेंट के जो मुद्दे हैं वो सारे के सारे मुद्दे हम लोगों ने देख लिए। तो अगर हम इसका रिवाइज करें तो सिंपल सी बात यही है कि चर्चा में क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो 2023 का कानून है उस पर कोई गंभीर प्रश्न उठाए। तो क्या प्रश्न था भैया? जया ठाकुर बनाम भारत संघ का जो मामला था, जिसमें 2023 के अधिनियम की जो संवैधानिकता थी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी थी, उसको जांच किया गया। इसमें जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे दिवाकर दत्त और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, इन दोनों ने यह कहा कि इसमें जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है, यानी जो थर्ड पर्सन है, उस व्यक्ति का होना एक प्रकार से कहीं से भी ठीक नहीं है और यह चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर एक प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, कोर्ट की क्या चिंताएं हैं? तो कोर्ट की यही चिंता है कि ये जो सरकार के द्वारा जो बनाया गया फार्मूला है उसमें हमेशा अगर देखा जाए तो कार्यपालिका का पूर्ण नियंत्रण होगा, क्योंकि इसमें जो रेशियो था वो आप कह सकते हो 2:1 का रेशियो था, क्योंकि एक पीएम और दूसरा पीएम के द्वारा नामित मंत्री और थर्ड पर्सन लोकसभा में अपोजिशन के लीडर। तो इससे हमेशा सरकार को एज मिलेगा। तो ये एक प्रमुख चिंताएं थी और इसी मामले में यह कहा गया कि निष्पक्षता केवल होनी नहीं चाहिए, निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए, यानी दोनों चीजें होनी चाहिए। यानी वही कॉन्सेप्ट आ जाता है मनसा वाचा कर्मणा का, मन से वचन से कर्म से आप समान रहिए, तो आप निष्पक्ष होइए भी और साथ साथ में निष्पक्ष दिखिए भी, और ऐसे एक्शन भी लीजिए जो निष्पक्ष हो। ठीक है ना? तो ये तीनों बातें ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ इस मामले में अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो थर्ड पर्सन होना चाहिए वो तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए। जैसे अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अनूप बर्नवाल के केस में थर्ड पर्सन सीजेआई को बताया था और सीजेआई पूरी तरीके से निष्पक्ष व्यक्ति हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही एक व्यक्ति को, निष्पक्ष व्यक्ति को इस जो कमेटी है उसमें शामिल होना चाहिए। इसके साथ साथ इसी में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका के टकराव की स्थिति आ रही है, अगर आप आर्टिकल 50 का हवाला दे रहे हो कि कार्यपालिका में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं होगा, तो ऑलरेडी सीबीआई के जो हेड हैं उनके अपॉइंटमेंट में सीजेआई ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो इसीलिए सीजेआई को अगर हम यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर हम इस कमेटी मेंबर में शामिल करते हैं एज ए न्यूट्रल पर्सन, तो कहीं से भी ये आर्टिकल 50 का उल्लंघन नहीं होगा। तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हो मेन मुद्दे हैं। बाकी मैंने आपको आर्टिकल 324 बता ही दिया कि 324 में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। इसके साथ साथ हमको यह भी पता है कि 2023 से पहले कोई भी संसदीय कानून था ही नहीं जिसमें यह मेंशन हो कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी नियुक्ति कैसी होगी। तो ये भी बात हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अनूप बर्नवाल का मुद्दा भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, और ये जो 3 मेंबर की जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बर्नवाल के केस में सजेस्ट की थी वो भी हमने देख लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, अगर हम भारतीय संविधान में निष्पक्ष चुनावी की बात करें तो ये कोई पहला मामला नहीं है। शुरुआत से लेकर के अगर 2023 से पहले तक भी अगर देखा जाए तो हमेशा समय समय पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर के प्रश्न चिन्ह उठते रहे, और जब भी कोई पार्टी विपक्ष में रहती है तो वो ये प्रश्न उठाती रहती है, क्योंकि ये प्रक्रिया स्टार्टिंग में ही ऐसी थी जिसमें केंद्र सरकार आप कह सकते हो कि सीसी के अपॉइंटमेंट में मेन भूमिका में थी, और ये एक प्रकार से दिक्कत थी। लेकिन अगर हम देखें तो चुनावी मामलों में अगर देखा जाए तो कई सारी कमेटियां हैं जिन कमेटियों ने टाइम पर कई सारे सुझाव दिए, और उसमें अगर देखा जाए तो एक जो दिनेश गोस्वामी समिति है, ठीक है ना, दिनेश गोस्वामी समिति, और उसके साथ साथ जो तारकुंडे समिति है 1975 का और दिनेश गोस्वामी समिति है 1990 का, जब मेंस की हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं तो इसमें ये दोनों कमेटियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि उसमें जब भी चुनावी सुधार की बात होती है तो ये दोनों कमेटियों की बात आपको ध्यान रखना है। इन दोनों कमेटियों ने भी सिफारिश की थी कि चुनाव आयोग को पूरी तरीके से निष्पक्ष होना चाहिए, और उस मामले में अगर देखा जाए सीजेआई को शामिल करने से कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा अगर हम
अपने लॉ कमीशन की बात करें, आप जानते हो कि भारत में समय समय पर कानूनी सुधार करने के लिए अगर देखा जाए तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट आती है। तो लॉ कमीशन की 2015 की अगर रिपोर्ट देखें तो लॉ कमीशन भी अगर देखा जाए तो कहता है कि अगर हमको चुनावी निष्पक्षता बनाए रखनी है तो उस निष्पक्षता को बनाए रखने में सीजेआई को अगर सीईसी के अपॉइंटमेंट कमेटी में शामिल रख दिया जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, अब इसी मुद्दे पर हम लोग एक एमसीक्यू देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये पूरी प्रक्रिया 2 मिनट में बहुत आसानी से समझा दे रहा हूं। देखिए 2023 से पहले की स्थिति क्या है। 2023 से पहले केंद्र सरकार नाम भेजती थी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसको अपॉइंट कर देते थे। इस पे प्रश्न चिन्ह यह था कि जब सीईसी की अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो केंद्र सरकार के फेवर का व्यक्ति होगा, तो वो हो सकता है कि केंद्र सरकार का फेवर ले, इसीलिए विपक्षी पार्टियों ने एक प्रकार से इसका विरोध किया और उसी मामले को चैलेंज किया गया। यानी 23 से पहले की जो प्रक्रिया थी इसको चैलेंज किया गया अनूप बर्नवाल के केस में। अनूप बर्नवाल के केस में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी और उन्होंने जजमेंट देते हुए कहा कि 3 मेंबर की कमेटी अब सीईसी, इसमें एक होंगे कौन, पीएम, दूसरे होंगे लोकसभा के अपोजिशन लीडर और तीसरे होंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इन्हीं बात को लेकर के केंद्र सरकार ने कहा कि ये तो आर्टिकल 50 का उल्लंघन है और फिर केंद्र सरकार ने एक बिल पेश कर दिया 2023 का, और उस बिल में केंद्र सरकार ने क्या किया कि 3 मेंबर की कमेटी तो होगी, उसमें पीएम भी होंगे, उसमें लोकसभा के अपोजिशन लीडर भी होंगे, परंतु सीजेआई नहीं होंगे। सीजेआई की जगह पर कौन होगा, तो सीजेआई की जगह पर होगा पीएम के द्वारा नामित कोई मंत्री। अब इसी पॉइंट को लेकर के जया ठाकुर के मामले में चैलेंज कर दिया गया और उसी जया ठाकुर के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि ये जो तीसरा व्यक्ति है ये तो सरकार का व्यक्ति है, ये निष्पक्ष न्यूट्रल नहीं है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को सिर्फ निष्पक्ष होना नहीं है, निष्पक्ष दिखना भी है। तो ये पूरा मुद्दा है, इसका फाइनल जो जजमेंट आएगा उसको बाद में फिर से अपडेट कर लिया जाएगा। आइए ये जो हमने पढ़ाई की इस पर जो एमसीक्यू बन सकता है उसको जरा देखते हैं। तो प्रश्न ये है कि सीईसी और अन्य जो आयुक्त हैं ईसी हैं उनकी नियुक्ति और सेवा शर्तों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला पॉइंट है कि संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, तो ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो वर्ष 2023 के अधिनियम के अनुसार, यानी जो केंद्र सरकार ने अनूप बर्नवाल के केस को पलटने के लिए लाया था, चुनाव आयुक्तों का चयन करने वाली जो समिति में प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे और तीसरा भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो ये पॉइंट जरा देख लीजिएगा कि ये सही है कि गलत है, उस हिसाब से आप आंसर आप आराम से चूज कर सकते हो। ओनली 1 एंड 2 बोथ, ओनली 2 या इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। इसके अलावा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। एक इस पर मुख्य परीक्षा का हम लोग प्रश्न भी देख सकते हैं। प्रश्न ये है, और बहुत ध्यान से देखिएगा, और यूपीएससी इस प्रकार के प्रश्न आजकल ज्यादा पूछता है जो एनालिटिकल हो, ठीक है ना, जिसमें आपकी जो दिमागी समझ की परख है वो हो। तो प्रश्न ये है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला है, ठीक है, जिसके लिए निर्वाचन आयोग की पूर्ण स्वायत्तता अनिवार्य है। ठीक है ना, तो हम लोगों ने बात ही की थी कि डेमोक्रेसी के लिए चुनाव होना जरूरी तो है, लेकिन चुनाव फ्री और फेयर भी होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष भी होना चाहिए। ठीक है ना, तो वही कह रहा कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी के लिए। फिर इसके बाद से ही इसी का हिस्सा है कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति सेवा शर्त और कार्य अवधि अधिनियम, यानी जो 2023 का नियम है, के आलोक में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण, क्रिटिकली एनालाइज करना है और साथ साथ हालिया न्यायिक चिंताओं का भी उल्लेख करना है। तो प्रश्न जो है 15 मार्क का है और 250 वर्ड का है। इसको आप अगेन वही आप कह सकते हो, इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी और फिर कंक्लूजन, ये तीनों में आपको लेकर के चलना है। और कंक्लूजन में जो तारकुंडे समिति है और दिनेश गोस्वामी समिति है उसको भी जरूर मेंशन करिएगा। और इंट्रोडक्शन में जो चिंताएं हैं, जो स्टार्टिंग में आप कह सकते हो कि ये जो हमारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला है, इस पॉइंट को समझाते हुए एक प्रकार से शुरुआत करिएगा। और मेन बॉडी में जो अनूप बर्नवाल का केस है, जया ठाकुर का केस है और उसके अलावा आर्टिकल 324(2) है, उनको डिटेल में आप बता करके इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। ठीक है, तो बस आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।